नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा वल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम लोग जीएस पॉइंटर देख रहे हैं। जीएस पॉइंटर में हम आधुनिक भारतीय इतिहास स्टार्ट किए हैं, जिसमें 8 पार्ट देख लिए थे। आज हम 9वां पार्ट देखेंगे। दोस्तों, आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि लिंक से ओपन ना हो रहा हो टेलीग्राम, तो आप लोग वहां जाके सर्च कर लीजिए कृष्णा वल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा के नाम से। आप लोग वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के पृथक रहा है। सही है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। ये क्या है? गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। क्या है? सही है। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। दोनों सही है। चलिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस आंदोलन में अरुणा आसफ अली भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन जिसके साथ अरुण आसफ अली जुड़ी थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन के समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। बलिया तथा सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। क्या है? सत्य है। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। यह भी सही है। ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत ही श्री राजगोपालाचारी ने दी आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। केंद्रीय कार्यकारी परिषद इस प्रकार का पुनर्गठन कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हो। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। संवैधानिक गतिविधियों का हल में से संवैधानिक गतिरोध का हल में से एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था। संवैधानिक गतिरोध का हल। अरे इतना बड़ा था स्टेटमेंट। चलिए, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। आगे देखते हैं। INA दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना की थी मोहन सिंह ने। INA मानसिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा मेजर आईवाची फूजीवारा का। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना हुई थी 1942 में। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तत्कालीन मलाया में सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया, तो राज बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय स्थित था रंगून में। तुम
मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कथन है सुभाष चंद्र बोस का। द फ्री इंडियन लीजल नामक सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया तो राशिद अली द्वारा गुरुदयाल सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह शाहनवाज में से आज़ाद हिंद फौज का वह अधिकारी जिसने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया तो मोहन सिंह ने नहीं किए। 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी भूलाभाई देसाई ने। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा कैलाश नाथ काटजू में से नहीं की थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं किए थे। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए तो जवाहरलाल नेहरू। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता की गई सर पी लॉरेंस द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था कैबिनेट मिशन ने। त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रस्ताव किया था। 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा। और जो है इस 3 थे। इसका प्रस्ताव मई में आया था। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य स्वरूप होना था। उपर्युक्त उदाहरण का संबंध किससे है तो कैबिनेट मिशन से है। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति तथा संविधान निर्माण का अधिकार में से सही नहीं है तो पाकिस्तान की स्वीकृति सही नहीं है। वह जिसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया था जिसमें वार मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे। कैबिनेट मिशन 1946 कैबिनेट मिशन के संदर्भ में सही है। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद में से कांग्रेस का वह नेता जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। कौन था कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह? महात्मा गांधी जी थे। वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की तो अबुल कलाम आजाद। क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी अबुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। संविधान सभा 1946 स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान निर्माण का गठन किया कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि
जनसंख्या के अनुपात में था 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। सही है। आगे बढ़ते हैं। बाकी ये तीनों गलत है, एक ही सही था। सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन से। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद के अध्यक्ष का पद संभाला। जीवी मौलंकर ने। अंतरिम सरकार का गठन 1946। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 5 विभाग था। खाद्य एवं कृषि विभाग था। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य देखते थे आसफ अली। जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार से सम्मिलित किया गया तब खिलाफत अली खां को जो विभाग दिया गया वह था वित्त विभाग। जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह और अली जहीर तथा बी आर अम्बेडकर में से अंतरिम सरकार के सदस्य कौन नहीं थे? तो बी आर अम्बेडकर नहीं थे। बाकी तीनों लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, अली जाहिर 3 लोग थे। जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली और अबुल कलाम आज़ाद तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे, तो अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी बंगाल में। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु तिथि सुनिश्चित की थी 16 अगस्त 1946। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो उस समय यूके में जिस पार्टी की सत्ता थी तो लेबर पार्टी की सत्ता थी। भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट इटली था। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए तो यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी तो माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। जुलाई 1947 में भारत के विभाजन के संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी 3 जून 1947 को। अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। सही है। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। सही है। आर्य दोनों सही। आर्य की सही व्याख्या नहीं है लेकिन कथन कारण दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। यह कथन क्या है? गलत है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की। ये आर सही है और एक गलत है। चलिए, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी 3 जून 1947 को। अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। सही है। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। सही है। उसके बाद जो है स्वतंत्र भारत के ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। गलत है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की।
ये गलत है और सही है। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई 18 जुलाई 1947 को। भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, सही है, और वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, यह गलत है। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। रेडक्लिफ समिति नियुक्त की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी। रेडक्लिफ ने भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी थे। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी तथा अबुल कलाम आजाद में से विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया तो अबुल कलाम आजाद विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किए थे। 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया तो डॉक्टर किचलू ने। अगला क्वेश्चन है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में मतदान किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में सत्ता ग्रहण की संविधान सभा। 14-15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि में केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन गाया तो MS सुब्बालक्ष्मी ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त की थी गवर्नर जनरल ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। 3 तरह का क्वेश्चन है, ध्यान दे लीजिए आप लोग। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे जाए सी राजगोपालाचारी ही रहे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर अगर पूछा जाए, पहले भारतीय पूछा जाए फिर भी राजगोपालाचारी रहे। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो फिर भी सी राजगोपालाचारी थे। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे BR अम्बेडकर। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का सही क्रम है राजेंद्र प्रसाद, S राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, VV गिरी थे। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था तो जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी तथा सरदार पटेल में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो जेबी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए तो महात्मा गांधी नहीं सम्मिलित हुए। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन है R.K. कोपलैंड का। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, K.M. फणिक्कर ने। चलिए भारत का संवैधानिक विकास देखते हैं हम। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। प्रथम बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु संविधान किया गया था तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1774 में। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। भारत के गवर्नर जनरल को एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। 1786 ईस्वी का एक्ट अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला। 1786 का एक्ट 1773 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियमन का कारण था लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से संपर्क हो गया था कि और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अवांछनीय है। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया 1813 में। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का एक कारण था। इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। चार्टर एक्ट 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, काउंसिल में तथा गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना तथा गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति प्रावधानों में से एक सही नहीं है तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत के एक साथ करने की संस्तुति की गई थी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया तो 1853 में पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया चार्टर एक्ट 1853 द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी 1922 में। सही सुमेलित है, देख लेते हैं। नियंत्रण परिषद की स्थापना पीठ का भारतीय अधिनियम 1784 में। नियंत्रण परिषद की स्थापना पीठ का भारतीय अधिनियम 1784 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 में। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833। गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833। भारत की उपनिवेशी और सरकार के अधिनियम प्रावधान
चलिए, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 में भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1813 में भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंपनी के निर्देशकों को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंपनी के निर्देशकों को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। एक्ट ऑफ 1858 शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। एक्ट ऑफ 1858 शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जिस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जिस अधिनियम के अंतर्गत की गई, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित किया गया। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा अधिनियम, जिसमें सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को बल प्रदान किया गया, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। दोस्तों, वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोगों को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।